लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के दावों की उड़ाई धज्जियां। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार, भारत को कांग्रेस ने बेचा। शर्म एल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर हाइफेनेट कर सेल करने वाले आप लोग हैं। किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। वित्त मंत्री का मुंहतोड़ जवाब, WTO की बैठक में किसानों के हितों से कांग्रेस ने किया था समझौता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए। निर्मला सीतारमण के खुलासे से सदन छोड़ भागे कांग्रेसी सांसद। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर देश को बेचने का आरोप लगाया, जिसके बाद अब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर, इन दावों पर बड़ा खुलासा करते हुए ऐसा जवाब सदन में दिया कि कांग्रेस पार्टी के सांसद वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर उनके भारत बेचने वाले बयान पर हमला बोला और कहा कि यह कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी जिसने देश को बेचा और भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ा। यह बड़ा खुलासा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। उन्होंने कहा कि दल बदलू राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर संसद में बात की। उन्होंने जूडो और मार्शल आर्ट की भाषा का इस्तेमाल किया, पकड़ और नियंत्रण का जिक्र किया। उन्होंने अध्यक्ष पद पर बैठे जगदंबिका पाल से कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वो कभी उनकी पार्टी में थे, लेकिन वहीं पर बिट्टू को वो गद्दार कहते हैं, वो भी तो उनकी पार्टी में थे। ये बातें भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही और राहुल गांधी किस तरीके की सियासत कर रहे हैं, किस तरीके की राजनीति सदन में चमका रहे हैं, उसका पर्दाफाश किया। क्या कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए, जरा सुनिए। श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें की, अभी सुनना चाहिए। वो थोड़े जुजुत्सु मार्शल आर्ट के लैंग्वेज बताए। हाँ, ग्रिप, कंट्रोल, ग्रिप बहुत बताए, ग्रिप के और ये भी बताए, इतने भी बताए कि चेयर में बैठे हुए हमारे जगदंबिका पाल जी को हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आखिर हमारी पार्टी वाला है वगैरह, वो भी बताए। ठीक है जी। बिट्टू को गद्दार बट उन्हीं के पार्टी से बाहर आए हुए बिट्टू को ट्रेटर बताया। ये एक चेयर में बैठे हुए दोस्त है, हमारे बिट्टू ट्रेटर हो गए। सो ऐसे कहने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत सारे विषय बताए, उनको मैं जरूर एक एक पॉइंट पे जरूर आंसर करना चाहता हूं। मैं वो सही एक विषय उठाए। Please listen, I'm talking about LOP. Listen, you will be keen to know. नहीं, Suresh, you're not wanting to listen on LOP? Kodi Kundil Suresh, माननीय you're मंत्री LOP. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री प्लीज। ये आए और डेटा के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की कि भारत के डेटा विदेश में चली जा रहे हैं। सही नहीं है, क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को, जिससे भारत देश में डेटा रहे और भारत के युवा को जॉब्स मिले। उसके लिए हम कर रहे हैं डेटा सेंटर के लिए प्रावधान, और उसको बिना समझे ये बोल रहे डेटा आप विदेश का कंपनी को दे रही हो, हमारे यहाँ क्या होगा।
दीदी अब हमारे यहाँ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इसीलिए कि डेटा सेंटर भारत में रहे, डेटा भारत में रहे और डेटा हमारे युवाओं को मैनेज करने के लिए हमारे हाथ में रहे। ये एक विषय है। दूसरा, इंडिया अबोध बालक के लिए है। इंडिया एआई मिशन 1000 करोड़ का एलोकेशन इस बजट के इस विषय के लिए एलोकेट किए हैं और हमारे इंडियन कस्टमर्स का सर्विस अच्छा हो, क्लाउड विदेश से आने में हमारे डेटा हमारे साथ हमारे कस्टमर्स के लिए सर्विस में आना चाहिए, इसलिए हमने वो एक्सटेंड किए। बट दैट ही इज नॉट, ही डिडंट नोटिस, ही डिडंट रीड इट, मगर एलिगेशन डाल दिए। सेकंड, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, ऐसे बयान कर रहे हैं। अबोध बालक, अबोध बालक, अरे अबोध बालक पर सुनो। ये विषय हमारे सांसदगण और उनके साथ संकल्प सब सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए। Go sit and hear, ma'am, please. Ma'am, I'm talking to her, okay? I'm talking. I'm replying Rahul Gandhi. Go sit and hear. माननीय मंत्री प्लीज। अरे केसी वेणुगोपाल जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आप चिल्लाते रहते हो, अभी जवाब दे रहे हो, उनके लोगों को सुनने के लिए बोलो। अबोध बालक, अरे अबोध बालक को बोलो। मैडम, फूड सिक्योरिटी वैल्यू एडिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। आई वांट टू टेल हिम, टोटल फूड सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ बजट में एलोकेशन हुआ है फूड सिक्योरिटी के लिए और 80 करोड़ लोगों को अभी भी हम जारी रख रहे हैं फ्री फूड। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बजट में 4064 करोड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के विषय में स्कीम के लिए पैसा 4000 करोड़ से ज्यादा एलोकेट हुआ। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, उसके लिए 350 करोड़ अनाउंस किया है, वो जो कोकोनट वगैरह मैंने एक्सपेंड किया। फूड इन्फ्लेशन सबसे लोअर रेट में है, जबकि यूपीए के समय फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, 10%, 11%, अभी तो वो नीचे आकर के 2% से कम है फूड इन्फ्लेशन। फिर वो बहुत बड़ा बयान दिया, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन सब के ऊपर बोले कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, बजट फ्लड, ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट उसको एक्नॉलेज करता है, मगर बजट में इतने सारे हैं उसको पढ़ा नहीं है। क्या क्या है मैडम? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो 50,000 करोड़, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड अगर चैलेंज होता है उस पैसा को उपयोग कर सकते। ये 25-26 में ही अनाउंस हो चुका है, वो पैसा है, उनको उसका ध्यान नहीं है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंड 9,800 करोड़ टू काउंटर वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस हमने अलॉट कर चुके हैं, वो उसको भी उनका जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। अबोध बालक। एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ के लिए भारत तैयार रहना चाहिए, माइक्रोचिप्स हम बनाना चाहिए, इसके ऊपर इतना चिंता व्यक्त करने वाला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये भी पढ़ा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने क्रिटिकल टू इंसुलेट इंडिया फ्रॉम वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी मैटर्स, द बजट pushes for autonomy in critical minerals,
कस्टम्स ड्यूटी का एग्जेम्पशन हुआ, न्यूक्लियर पावर के लिए 2500 करोड़ अलॉट हुआ एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। फिर बजट में ये भी कहा कि SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंपैक्ट हुआ है ये टैरिफ वगैरह के कारण, उनको डोमेस्टिक एरिया में सेल करने के लिए हमने प्रावधान किया, कस्टम्स ड्यूटी को छूट दिया सो दैट वो यूनिट्स बच पाएंगे। फिर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ले आने के लिए कस्टम्स में इतने प्रावधान किए। फिर सपोर्ट करने के लिए MSME और आर्टिसान्स को 10 लाख वैल्यू कैप ऑन कोरियर एक्सपोर्ट, कोरियर के द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी हमने कैप हटा दिया, जिससे हमारे छोटे छोटे उद्योग बाहर एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो। फिर ये क्लियरेंस करने के लिए डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी एक ही विंडो के द्वारा हो सकते हैं। तो एक अलग तेवर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में नजर आई, जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इन दावों का उन्होंने पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस है जिसने सरकार, किसानों, गरीबों और देश को बेचा। उन्होंने ये भी कहा कि ये आप ही थे जिन्होंने भारत को पाकिस्तान के साथ जुड़ा। किरण रिजिजू के बयान का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि सही कह रहे हैं वो कि आज तक एक भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो भारत को बेच सके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। We are heading into turbulent times and the nation has been sold. The nation has been sold out. Its data has been sold. Its farmers have been sold. Already you have said. I think so. आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। They should have the strength to listen to this. भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है, और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। हमारे किसान से MSP दे करके कोई प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते थे। अगर मोदी जी 2014 में आकर के WTO के ऊपर हर प्रकार we fought for it and got peace clause so that we can think of the country also, man. This country 2017 से PDS डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते थे, गरीब को रेशन दे नहीं सकते थे, देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए हैं, WTO में जाकर के पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग। और
भारत देश का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे एलओपी, उनको कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। 2017 के अंदर पीस क्रॉस WTO में लेकर आए मोदी जी, इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग को रेशन दे पाए और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते। ये सेल करने वाले लोग, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान जब कांग्रेस पार्टी की बखिया उधेड़नी शुरू की, जब एक एक खुलासे किए, तो उन्होंने शर्म अल शेख का भी जिक्र किया। शर्म अल शेख जॉइंट स्टेटमेंट का जिक्र करते हुए उन्होंने यूपीए सरकार पर पाकिस्तान के साथ बातचीत में सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी पर भारत की स्थिति को कमजोर करने तक का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग शर्म अल शेख में पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो अब हमें बातचीत पर बिल्कुल भी ज्ञान मत दें। 2009 का शर्म अल शेख समझौता उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी के बीच हुआ था। मुंबई में 26/11 हमले के 7 महीने बाद मीटिंग में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुंबई हमलों के गुनाहगारों को सजा दिलाने की जरूरत दोहराई थी। फाइनेंस मिनिस्टर जिस अंदाज में नजर आई लोकसभा में, उन्होंने एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए कि उन्होंने किस तरीके से देश को बेचा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इंडोनेशिया के बाली में हुई WTO मीटिंग में शांति क्लॉज से समझौता किया था, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय हुई थी। इस एग्रीमेंट में के 2 खास पिलर थे, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ही थी जिसने न सिर्फ इस देश के गरीबों और किसानों के फायदे बेचे, बल्कि देश को भी बेच दिया। इस तरीके के खुलासे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए। ये हमारे गरीब को बेचने वाले लोग। मैडम, लास्ट में एक और विषय, नहीं, पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने दे दिया और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के समय आप पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने क्यों दिया? और ये कहकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे, नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में, और उससे पहले 2009 में शर्म अल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर हाइफेनेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान, और टेररिज्म से लिंक नहीं है कहने वाले ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते, ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। यस, किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम। और जब ये तमाम बातें वो बोल रही थी तो जाहिर तौर पर कांग्रेसी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। कुछ कांग्रेसी सांसद सदन छोड़कर भी चले गए। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी ने इंडिया यूएस ट्रेड का जिक्र करते हुए दरअसल ये कहा था कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने इंडिया को बेच दिया है, इतिहास में पहली बार हमारे किसान तूफान का सामना कर रहे हैं और आपने हमारे गरीब किसानों को कुचलने का रास्ता
खोल दिया है। ये राहुल गांधी के आरोप थे जिन पर अब लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ इस तरीके से गरजी, इस तरीके से कांग्रेस पर बरसी कि उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से पोल खोलकर रख दी, जिस तरीके के दावे राहुल गांधी की तरफ से किए गए थे। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।